मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। ठीक 8:10 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 25 नवंबर 2024। आज 25 नवंबर 2024 है। क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेडिवल हिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो सारे के सारे कवर होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। हालांकि हमने जो पिछली क्लास में टॉपिक्स किए थे वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थे, लेकिन वो आपकी 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में दिए हुए थे। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और शुरू करेंगे चर्चा जो कि 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है एज पर योर सीटेड सिलेबसेस, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हेडिंग डाल दीजिए, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, या हिंदी में लिखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। कंपनी एस्टैब्लिशेस इट्स एम्पायर। कंपनी अपनी सत्ता स्थापित करती है। लिखेंगे इन 1707 मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड। लिखेंगे 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। इन 1707 मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। लिखेंगे ही वॉज लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। ये भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। ये भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। अगर हम मुगलों की बात करें तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि 1707 में 1707 ईस्वी में मुगलों का साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा बड़ा, शक्तिशाली और वैभवपूर्ण या संपन्न हुआ करता था। लेकिन वो वैभवता और वो संपन्नता धीरे धीरे धूमिल होने लगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करें मुगलों की, तो जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब जीवित रहा तब तक तो मुगलों का राइज होता रहा, तब तक तो मुगलों का उत्कर्ष होता रहा। लेकिन देखते ही देखते और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद। और मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु के बाद जब तेजी से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इसी बात का फायदा या मुगलों के कमजोर होने का फायदा ही किसको मिला? ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को।
इसके बाद लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1600 लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। जब भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था तो अकबर के शासनकाल में ही भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। और अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के ही द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष तक भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। व्यापार करने का एकाधिकार का मतलब था कि केवल अगले 15 सालों में या अगले 15 सालों तक भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, उसके अलावा और कोई व्यापार नहीं कर सकेगा। इस तरीके से अंग्रेजों का व्यापार भारत में स्थापित हुआ। They established their first factory in सूरत। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित की। 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना गुजरात के सूरत में स्थापित किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं से अंग्रेजों का व्यापार भारत में शुरू हुआ। अंग्रेज भारत से सस्ते दामों पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स को खरीदा करते थे और उन्हें महंगे दामों में जाकर यूरोप में बेचा करते थे। बेसिकली भारत से बहुत ही कम दामों में इन्हें कोई भी चीज प्राप्त हो जाती थी। भारत से किसी भी सामान को सस्ते में बेच खरीद कर उसे यूरोप में महंगे दामों में अंग्रेजों के द्वारा बेचा जाता था। इसी तरीके से इन्होंने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत की। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कॉटन और सिल्क, कॉटन एंड सिल्क लिखेंगे हैड हाई डिमांड्स इन यूरोप। सूती एवं रेशम वस्त्रों की मांग यूरोप में अधिक हुआ करती थी। और इसके अलावा आप जानते हैं, दे यूज टू डू ट्रेड दे यूज टू डू ट्रेड ऑफ होल स्पाइसेस। इसके अलावा यूरोपियन जो मार्केट हुआ करता था, यूरोपीय जो बाजार हुआ करता था, वहां पर खड़े मसालों की अच्छी खासी डिमांड हुआ करते थे।
इसके बाद लिख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। In 1651, Britishers established their factory in Bengal at the bank of river Hooghly. लिखेंगे 1651 में, 1651 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। दैट टाइम द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज शाहजहां। उस समय भारत का मुगल बादशाह शाहजहां हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं कि इसके कुछ ही समय के बाद 1658 में 1658 में औरंगजेब बिकेम द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। भारत का मुगल बादशाह बन गया औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल में। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी ज्यादा कंसेशंस लेने की कोशिश की, और भी ज्यादा प्रिविलेजेस लेने की कोशिश की बंगाल में। और देखते ही देखते औरंगजेब का ही ग्रैंडसन हुआ करता था, जिसका नाम अजीमुल शान हुआ करता था, जो कि बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। उसी के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में 3 गांव दे दिए गए, जिनके नाम सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता थे। उन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चारनॉक के द्वारा आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना की गई और वहीं पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया। बट हाउ डिड ट्रेड लीड्स टू बैटल। लेकिन व्यापार ने युद्ध का रूप कैसे ले लिया। भाई बंगाल में तो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, व्यापारी बनकर, लेकिन वहां पर युद्ध कैसे शुरू हुआ। जब 1707 ईस्वी में भारत के मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो जितने भी व्यापारिक एकाधिकार अंग्रेजों को बंगाल में मुगल बादशाह से मिले थे, उन्हीं के अनुसार अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा, और औरंगजेब के मरने के बाद जब अयोग्य मुगल बादशाह मुगल सिंहासन पर आकर बैठे,
तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उन्हीं की अयोग्यता का फायदा उठाकर मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और जब इंडिपेंडेंट घोषित किया तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से साफ साफ कहा कि जो प्रिविलेजेस आपको ब्रिटिशर्स और कंसेशंस आपको मुगलों से मिले हैं, अब वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे, अब वो चालू नहीं रहेंगे, अब आपको हमें टैक्स देना होगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि हमें तो मुगल बादशाह से कर मुक्त व्यापार करने का एक अधिकार मिला है, तो आप हमसे टैक्स कैसे मान सकते हैं। और यही कारण है एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, द बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को इन 1756 अली वर्दी खान डाइट। बंगाल का नवाब अली वर्दी खान हुआ करता था, जो कि बंगाल का सबसे महान नवाब था। 1740 से लेकर 1756 तक ये बंगाल का नवाब रहा। लेकिन अली वर्दी खान के मरने के बाद इसी का नवासा सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बना, और इसी सिराजुद्दौला पर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अटैक कर दिया गया। और आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के ही बीच में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। सिराजुद्दौला की सेना पराजित हुई, सिराजुद्दौला मारा गया। और ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा कारण सिराजुद्दौला की हार का सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था, जो था सेनापति सिराजुद्दौला का, लेकिन ये साथ दे रहा था रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे लालच दिया था कि अगर आप सिराजुद्दौला को मरवाने में हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। इसके बाद 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। भाई प्लासी के युद्ध के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और सिराजुद्दौला को मारकर बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया गया, जो कि एक पपेट रूलर हुआ करता था। नाम का नवाब था, लेकिन वो अंग्रेजों का ही खिदमतगार हुआ करता था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हमारी तरफ से शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और उधर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई, इसमें भी अंग्रेज जीते और पराजित हुए बंगाल के नवाब। और इसी के बाद 1765 में पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बंगाल की नवाब बन गई।
सर बक्सर कहाँ है? बिहार में। बिहार में है बक्सर। अब 1757 से लेकर अब 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 सालों तक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बेहद भारतीयों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया गया, जिसके सब्र का बांध 1857 में टूटा जब हमने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति की, द रिबेलियन ऑफ 1857। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद जब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली बनकर आया तो वो अपने साथ सब्सिडरी अलायंस लेकर आया, सहायक संधि लेकर आया। अंग्रेजों की एक पॉलिसी हुआ करती थी, एक नीति हुआ करती थी, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था, जिसे सहायक संधि कहा जाता था। भारत के कमजोर राजाओं को सैन्य मदद देने के बदले उनके रेवेन्यू का बड़ा भाग अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था, जिसे सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था। हैदराबाद was the first state to accept the subsidiary alliance of Britishers। अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला ही राज्य कौन सा हुआ? हैदराबाद। और जब अंग्रेज यहां पर सहायक संधि चला रहे थे, सब्सिडरी अलायंस चला रहे थे, तो दक्षिण भारत में द टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का बाघ शासन कर रहा था, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। जो आज कर्नाटका में मैसूर है, वहीं का शासक हुआ करता था टीपू सुल्तान। ये मैसूर के ही शासक हैदर अली का बेटा हुआ करता था। इसने 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर में शासन किया। और ध्यान रखेंगे, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के साथ 4 बैटल्स लड़े गए, 4 युद्ध लड़े गए, जिन्हें एंग्लो मैसूर वॉर्स कहा जाता है। और एंग्लो मैसूर वॉर्स सबसे पहला 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, जो कि हैदर अली के ही समय में लड़ा गया था। उस समय हैदर अली ही हुआ करता था। एक 1780 से लेके 1784 तक लड़ा गया था। इसी के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी और 1782 में टीपू सुल्तान ने मैसूर का नेतृत्व संभाला था। तीसरा 1790 से लेके 1792 तक हुआ। और फिर आखिरी मैसूर की सहायक संधि हुई टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, जो कि 1799 ईस्वी में चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हुई थी। 1799 में अंग्रेजों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया गया। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई और श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार करके वहां पर सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई और मैसूर में अपने ही संरक्षण में अंग्रेजों के द्वारा वॉडियार डायनेस्टी या वाडियार राजवंश की स्थापना कर दी गई। तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार शुरू करने से लेके अपने साम्राज्य को स्थापित करने तक की कहानी।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 सालों तक अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया और हमारे सब्र का बांध फाइनली 1857 में टूटा। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ने ही क्या वाले हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। और 1857 का विद्रोह पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। कहने का मतलब 3 मेन टॉपिक्स हैं अभी जो आपको और करने हैं। उसके बाद सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। फिर हम केवल और केवल यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857।